हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो यहाँ पर मैंने पहली जो मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर 9th और 10th की मैथ्स कवर करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो हम इसके बारे में आगे बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 9th की भी कुछ वीडियोस बनाई हैं और वो भी आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप नंबर्स के बारे में बहुत डीपली जानना चाहते हैं कि कैसे नंबर्स आए, कैसे क्या हुआ, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मैं कुछ चीज़ें भी इसमें बताते हुए चलूँगी कि हमारे नंबर्स कैसे और क्या और कैसे बने। तो रियल नंबर्स, अब क्योंकि हम 10th में तो हमने चीज के बारे में तो सुना होगा मैथ्स में, नंबर लाइन, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है नंबर लाइन का हमारे मैथ्स में। हमारे मैथ्स में एक नंबर लाइन आती है जिसपे हम सारे नंबर्स अपने शो करते हैं। जितने भी हमारे सारे नंबर्स होते हैं तो उन्हीं में से एक नंबर, हमारे जो नंबर शुरू होते हैं वो रियल नंबर्स में हम उनको लेकर चलते हैं। तो हमारे नंबर लाइन पे हमें डिफरेंट टाइप के नंबर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हमारे लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। मैं इसको अभी एक चार्ट में बना के दिखाऊंगी आपको कि ये कैसे आते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। आपने इन सारे नंबर्स के बारे में वैसे तो 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाए, जिसको नहीं आता है या थोड़ा सा भूल गया है वो चीजों को याद कर ले, बस इस तरीके से। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, बहुत सारे टाइप के हमारे पास नंबर्स हैं। तो ये जितने भी हम नंबर लाइंस पे अपने नंबर्स देखते हैं, रेशनल, इरेशनल्स, इंटीजर्स, ये कुछ मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं। ये जितने भी हम अपने नंबर लाइंस पे नंबर्स देखते हैं ये कुछ ये वाले नंबर्स होते हैं। लेकिन कैसे नंबर्स डिवाइड होते 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 ऐसे बने, कैसे ग्रुप ऑफ सेट, हमारे नेचुरल नंबर कौन से ग्रुप सेट को कहा जाता है, होल नंबर कौन से ग्रुप ऑफ सेट को कहा जाता है, ये सारी चीजें कैसे हुई, इसको कॉन्सेप्ट को बताते हुए, फ्लो चार्ट बनाते हुए उसके थ्रू बताती हूँ आपको ये कैसे हुआ कि हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं। पता है ये रियल नंबर्स नाम दिया गया है क्योंकि आगे जाके ना हमें आई थिंक 11th या 12th में हमें इमेजिनरी नंबर्स देखने को भी मिलते हैं। रियल नंबर्स जो हम रियल में होते हैं और इमेजिनरी नंबर जो इमेज में इमेजिन करते हुए चलते हैं, वो नंबर्स कुछ ऐसे होते नहीं, बट हमारे मैथ्स में इंक्लूड किया गया है। तो जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ये यहीं से फ्लो चार्ट बनाते हुए, यही हमारे चैप्टर का नाम है और यहीं से चार्ट बनाते हुए चलते हैं। हम अपने रियल नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जब भी हम नंबर लाइन शो करते हैं, कोई भी अपनी, यहाँ नंबर लाइन शो नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि हम अपने रियल नंबर्स को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हम अपने नंबर्स को रेशनल, नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इसके बारे में आपने कॉन्सेप्ट 9th में पढ़ा होगा। अदरवाइज यहाँ पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस जो है मैं इसकी यहाँ पे देते हुए चलूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और अगर आपको बहुत डीप नॉलेज इसकी चाहिए कि कैसे नंबर्स बने हैं तो आप मेरी 9th क्लास की वीडियोस देख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने कुछ नंबर और उसके बाद वाली जो वीडियो उसमें सारे नंबर्स बताए, और आगे 9th क्लास में भी ये इरेशनल नंबर्स डिस्कस होगा वहाँ पे, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर लाइन पे कुछ ऐसे नंबर्स जो हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, और वहां पर एक छोटी सी कंडीशन ये होती है कि जो हमारा q होता है वो 0 ना हो। ये तो हमारे होती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। और अब से इरेशनल नंबर बिल्कुल इसका ऑपोजिट, जिन नंबर्स को हम
p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, ऐसे नंबर्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, √2, पाई एंड √5। कुछ हमारे डिवाइड भी होते हैं, लाइक 0.01, 011, 0111। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। और रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स कुछ भी हो सकते हैं, 2/3, 5/1। ये हमारे रेशनल नंबर्स के हैं एग्जांपल्स। तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन पे शो होते हैं और उन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। तो हमारे जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चलते हैं, रेशनल में और इरेशनल नंबर्स में। अब हमारे और भी इसका डिवीजन है छोटा सा। नेक्स्ट हमारे इसका डिवीजन आता है रेशनल नंबर का। हम इनको फ्रैक्शन, और इंटीजर्स, फ्रैक्शन और इंटीजर नंबर, हम अपने रेशनल नंबर को फ्रैक्शन में और इंटीजर में डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन मतलब अगर बताऊं मैं इसकी हिंदी, इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और इनको अगर बोला जाए तो ये होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। फिर जब हमने रेशनल यानी परिमेय संख्याओं को डिवाइड करा तो हम इनको कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं भिन्न। भिन्न वो होती है जिन्हें हम होल मानते हुए पार्ट्स को जब हमें काउंट करना हो किसी के तो हम भिन्न को लेते हैं। और पूर्णांक जब कोई पूरी वस्तु कोई पूरी हो, उसके कोई पार्ट्स वगैरह के बारे में हम बात ना करते हो, वो पूर्णांक में आते हैं हमारे। अब आप क्योंकि रेशनल नंबर्स में हमारे फ्रैक्शन और इंटीजर्स दोनों आते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी बताने लगूं कि हम इसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखते तो कि बोलोगे कि मैम फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शन और इंटीजर्स ये दोनों को जब हम इंक्लूड करते हैं तो रेशनल नंबर्स बनते हैं, क्योंकि हर एक इंटीजर तो फ्रैक्शन हो सकता है बट हर एक फ्रैक्शन इंटीजर हो ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसलिए जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे रेशनल नंबर्स बन के आते हैं। तो वही फ्रैक्शन वो होते हैं जो हमारे पार्ट्स को, होल के पार्ट्स को काउंट करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे अगर हमने कोई भी एक हिस्सा था पूर्ण मानते हुए 5 भागों में डिवाइड करा और अगर मैं उसके 3 हिस्सों के बारे में पूछूं तो ये हमारा एक न्यूमरेटर और ये हमारा एक डिनोमिनेटर आ जाता है फ्रैक्शन में। और पूर्णांक आपने इंटीजर पे नंबर लाइंस में देखे होंगे हमारे -1, -3, -2, -1, 0, +1। तो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी नंबर आते जाते हैं हमारे, ये हमारे सब इंटीजर में काउंट होते हैं। ठीक है क्लास। नेक्स्ट अभी और भी इसका डिवाइड होना है रेशनल को फ्रैक्शन इंटीजर। अब जो इंटीजर्स हैं वो भी हमारे, और आपको इस ग्रुप ऑफ सेट में भी ये चीज दिखाई दे रही होगी, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे, ये मैंने इसको उल्टा मतलब अगर यहाँ से इसको कंपेयर किया जाए तो शायद ये उल्टा लिख दिया, ये नेगेटिव इधर आएंगे और ये पॉजिटिव इधर है। चलो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, ये नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, ताकि इजीली समझ आ जाए। नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमारे नंबर्स होते हैं। इस
पॉजिटिव में, इन पॉजिटिव इंटीजर्स में जो हमारे नंबर्स वो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर और इनफाइनाइट तक प्लस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो 0 से लेकर प्लस की तरफ जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स में कंसीडर करते हैं। और जब इन पॉजिटिव इंटीजर्स को भी मैं डिवाइड करने बैठती हूं तो हमारा ये, मैं आपको इसको थोड़ा सा ऊपर बना के अलग से बताती हूँ क्योंकि दिख नहीं पाएगा बोर्ड पे, तो मैं पॉजिटिव इंटीजर्स को थोड़ा सा छोटा करके लिख देती हूँ, इंटीजर्स को। ये इंटीजर्स थे हमारे जिसे हमने मैंने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव में डिवाइड किया था। इन पॉजिटिव्स को हम डिवाइड कर सकते हैं अपने क्या, होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में। और जब हम अपना मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं तो ये नेचुरल नंबर्स हमारे सबसे आगे सामने आते हैं, जबकि इनका डिवाइड जो बनना शुरू हुआ, यानी हम अपने सारे नंबर्स को लेके हमारे रियल नंबर्स से बनने शुरू हुए। होल नंबर्स का सेट तो आपको पता ही होगा, जो 0 जिसमें इंक्लूड हो और उसमें नेचुरल नंबर्स इंक्लूड हो हमारे, तो हमारे होल नंबर्स के सेट में आ जाता है। और 1 2 3 जो हमारे नेचर में मिलते हैं ये नेचुरल नंबर में काउंट होता है। तो ये कुछ इस तरीके का डिवीजन था हमारे नंबर्स का कि कैसे रियल, कौन कौन से होते हैं हमारे रियल नंबर्स, नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर्स लाई करते हैं। तो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स हमारे नंबर लाइन पे लाई करते हैं, और कैसे कैसे हम डिवाइड करके, तो ये सारे नंबर्स हमें अपने नंबर लाइन पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो छोटा सा प्रीवियस नॉलेज कह लो इसको, या एक वार्म अप कह लो आगे हमारे चैप्टर को बढ़ाने के लिए। ये कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है चीजें। अब आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमारे 10th में जो रियल नंबर्स हैं उनको लेकर जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात की गई है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात की गई है। तो अभी हम उनके बारे में बात करते हैं कि 2 हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन सी हैं और हम उससे क्या सीखेंगे, क्या हम उससे क्या हमारे क्या प्रोसेस में बनेगा, उससे क्या हम क्या रिजल्ट निकाल पाएंगे, या उसका क्या यूज है, उन थ्योरम्स का क्या यूज है वो देखेंगे। तो इसमें हमारे एनसीईआरटी में 2 थ्योरम्स के बारे में बात की गई है, और ये जो 2 थ्योरम्स है टू इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो हैं ये जो 2 हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये हमारी बेस्ड है किस पर, बेस्ड ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स, और जिन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने अभी डिवाइड करके आपको बताया था होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में। तो ये हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उन पे बेस्ड हमारी ये 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं मैं उनके नाम लिख देती हूँ, और हम उसके बारे में आज जो हमारी फर्स्ट थ्योरम होगी उसके बारे में बात करेंगे। इस थ्योरम को हम बोल सकते हैं यूक्लिड की विभाजिका थ्योरम, कुछ ऐसे करके इसका नाम है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सॉरी थ्योरम नहीं, एल्गोरिथम। विभाजन, डिवीजन। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, तो ये एक हमारी एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और दूसरा, अगर दूसरी थ्योरम की बात करूं तो वो हमारा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो चैप्टर, ये हमारा रियल नंबर्स का जो चैप्टर है, ये इन्हीं दो थ्योरम्स पे बेस है। और ऐसा नहीं है कि ये जो दो थ्योरम है 10th क्लास में आके कोई नया कॉन्सेप्ट आया, नहीं। हाँ, इसके नाम सुनने में ऐसे लग रहे हैं, लेकिन जब इनके अंदर की थ्योरी हम पढ़ेंगे ना, तो आप ये कहोगे अरे ये तो हमने किया हुआ था, बस इसका नाम ही तो नहीं पता था। क्योंकि जब मैंने भी ये पढ़ी थी तो मेरे को भी ये लग रहा था, अरे यूक्लिड विभाजन थ्योरम एल्गोरिथम, ये क्या होती होगी, नाम इतना भारी भरकम है। और जबकि अब जो हम शुरुआत से मैथ पढ़ते हुए हैं, अब तक 10th में पढ़े और आगे भी पढ़ेंगे, हम इसे हमेशा यूज करते हैं। होता क्या है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी चीज है। वैसे इसको लिख देती हूँ अगर इंग्लिश वाले, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको हम स्पेलिंग में अगर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो तो एडजस्ट कर लेना। वैसे कोशिश करूंगी सारी चीजें सही लिखने की, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है हमारी इस चैप्टर में। तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि हमारी जो ये यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम है, ये हमारी किस चीज से रिलेटेड है। तो हम अपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत, अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ तो बहुत एक सिंपल सी है, जो हम स्टार्टिंग से लेकर अब तक इसको यूज ही करते हुए आ रहे हैं और हमने काफी बार इसको देखा होगा। बस हाँ, इसको हम इस नाम से नहीं जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। एक और मैंने अभी बताया था कि जो मैंने दोनों थ्योरम थी, अर्थमेटिक फंडामेंटल अर्थमेटिक वाली जो थ्योरम थी और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ये दोनों की दोनों ही हमारे पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनसे रिलेटेड है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें क्या है, इस एल्गोरिथम में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर है, कोई दो मतलब अगर हम एक इंटीजर को, और वैसे भी ना इसके नाम में ही है डिवीजन यानी विभाजन, इसके नाम में ही ये इंक्लूड है, यानी ये इंटीजर के डिवीजन से रिलेटेड एक एल्गोरिथम है कि हम इसको कैसे प्रोसेस में लाते हैं, डिवीजन में हम इसे कैसे यूज करते हैं, डिवीजन कैसे पता चलता है। तो इसके नाम से ही हमें पता है, इसके नाम में ही है ये कि जब हम एक पूर्णांक को, कोई एक इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, उसको मैंने माना a, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a है मेरे पास, और मैं उसको किसी एक पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड करती हूँ। ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर एक भी मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो ये इतना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे, आपके कुछ शुरुआत में सवाल गलत हो सकते हैं, आंसर्स गलत हो सकते हैं, लेकिन एक देखना अलग सी चीज, जब आप इसमें इंटरेस्ट बनाना शुरू करोगे मैथ्स में और चीजों को करना शुरू करोगे, इसमें कैसे होती हैं चीजें, कैसे कैलकुलेशन होती है, अपने आप से कोई जब चीज करके और पूरा
क्वेश्चन का आप आंसर निकालोगे ना, तो एक अलग तरीके से ही आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ये मैंने कर दिया। और ये मैथ्स में होता है। बस मैथ्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर एक छोटा सा ये भी है इसमें कि अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी मिस हो जाए या स्किप कर दें हम उसको, तो हमें आगे की चीजें समझ नहीं आती। तो अगर हम किसी पॉजिटिव के लिए इसका साइन बना देती हूँ कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से ही डिवाइड करें, तो हमारा इसमें रिमाइंडर, तो सभी को पता होगा शेषफल, जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक को किसी धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास, और जब हमारा ये a जो है ग्रेटर देन b हो, तो हमारे पास, ये तो इसकी कंडीशन हो गई, तो हमारे पास हाँ एक रिमाइंडर निकल के आता है r। रिमाइंडर को मैं r लिख देती हूँ। हमारे पास एक रिमाइंडर निकल के आता है जो हमेशा, बस यही है इसमें, जो हमेशा हमारा जो b है, जो r है हमारा, उस b से हमेशा छोटा होता है। बस इसमें एक यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपने ये कॉन्सेप्ट तो पता नहीं कितनी बार यूज किया होगा। अगर मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू, अभी ये आपको वेरिएबल्स में और ये उसमें अलजेब्रा फॉर्म में बताया जा रहा है, तो शायद थोड़ा सी कंफ्यूजन हो रही हो इसमें कि ये क्या है, ये a और b अलजेब्रा फॉर्म में बताया जा रहा है। अगर मैं इसको नंबर्स के साथ बताऊंगी ना, तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ जाए। जब हम a को b से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जब रिमाइंडर बच के आता है, तो वो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा छोटा होता है b से। मान लो अगर मैं 17 को, a है मेरे पास 17, मैं इसको 3 से डिवाइड करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं इसको 3 से डिवाइड, और यहाँ पर जो हमारा a जो है वो 17 है और b जो है हमारा 3, मैंने ये वैल्यूज मान के चली है इसकी, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ ऐसे। डिवीजन तो 3 5 15, 7 में से अगर मैं 5 माइनस करूँ तो मेरे पास 2 और 1 नथिंग। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया ना, यही तो था रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर बोलते हैं ना, जो शेषफल बच जाता है जब हम किसी पूर्णांक को किसी से भाग करते हैं, तो हमारा पास एक संख्या बच जाती है लास्ट में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं होता, जीरो होता है, क्योंकि जो हमारे भाजक, जिसको हम भाग करते हैं और जिससे भाग करते हैं, वो उसको पूरा डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है, तो यहाँ हमारा जीरो बचता है। लेकिन जब रिमाइंडर बचता है, तो ये जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा, जो डिवाइड करने वाला डिवाइजर होता है उससे हमेशा छोटा होता है। और बस यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था। और अब इसे सुनने के बाद जिसको नहीं पता था, अब पता चल गया होगा कि इसे तो हम बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं। सेकेंड थर्ड फोर्थ में हमारे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं डिवाइड के। तो यहाँ पे यही तो कॉन्सेप्ट है कि हमने जब इसको, इससे देखो, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ए इज, पूरी थ्योरम अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, ये यहाँ पे ऐसे है, ए इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा डिवाइड, इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, सॉरी 5 एक्स प्लस, इस रिमाइंडर को मैं आर ही मानते हुए चल रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ ए हमारा जो है वो 17 है, थ्री इंटू 5 प्लस 2। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको a को अगर इक्वल करना चाहें, ये नहीं ऐसे नहीं होता, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो अगर मैं 17 को लिखना चाहूँ तो ये हमारा ऐसे होगा,
17 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस में r। ये हमारी पूरी एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम थ्योरम ये है हमारा। ये जो Q आता है हमारा, एक क्वेश्चन होता है जब हम A को B से डिवाइड करते हैं और जो क्वेश्चन हमारा निकल के आता है ये भागफल, इसको क्वेश्चन बोलते हैं, ये भागफल होता है हमारा, भागफल जिसे हम क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसे हम इस चरण में लिख सकते हैं कि हमारे देखो ये हुआ ना 17 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस टू मतलब रिमाइंडर। तो हमारा ये पूरा 17 हमें कैसे मिलेगा, जिससे हमने डिवाइड करा, जो हमारा डिवाइड करके आया भागफल प्लस में शेषफल अगर इसको करा जाए तो हमें हमारी वो नंबर मिल जाती है जिसके लिए हमने जिसको हमने 3 से डिवाइड करा, सॉरी जिसको हमने b से डिवाइड किया था। तो हम इसको कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू b, यानी जो दूसरा पार्ट होता है ये तो वो है जिसको डिवाइड करेंगे, b वो होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, q वो होता है जो भागफल बन के हमारा आता है, और r वो जो होता है हमारा शेषफल होता है। और यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा r है वो b से, जो हमारा r है वो b से छोटा है। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी हम a पॉजिटिव इंटीजर को b से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो आता है वो b से छोटा होता है हमेशा। क्योंकि अगर ये मान लो यहाँ पे 2 ना होके 3 होता तो हम इसको एक बार और डिवाइड कर सकते थे ना, और 3 ही क्यों आता, अगर यहाँ 18 होता तो 3 6 18 पूरा डिवाइड होके यहाँ तो रिमाइंडर ही 0 आ जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो हमारे जिससे हम भाग करते हैं b मानते हुए चलते हैं इसको, ये इससे हमेशा छोटा होता है। बस यही थी हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये तो हमारा यूज करने का तरीका था इसको, लेकिन हम इसको किस में यूज कर सकते हैं, ये हम इससे HCF निकालना सीखेंगे कि हम इसको HCF में कैसे यूज कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम इससे HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि HCF एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे नंबर्स को लेके। और ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, हम इसको एक नाम से और जानते हैं, शायद लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं इसको, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसका एक नाम और होता है लॉन्ग डिवीजन। और ये लॉन्ग डिवीजन कैसे होगा, देखो जब हम इसका HCF निकालेंगे ना तब आपको पता चलेगा। और इसको भी पूरा लॉन्ग डिवीजन ही बोल, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। और एल्गोरिथम क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप चलकर हम जब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पूरा प्रोसेस बनाते हुए चलते हैं, वो हमारा एल्गोरिथम के अंदर आता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।